और ऊपर हवा हवा में अंबेडकरवादी और तर्कवादी और संविधानवादी बने रहे। घर में मामला डिफरेंट है। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि सामने वाले की तरफ उंगली करने से पहले उंगलियां अपनी तरफ करो, अपनी तरफ। और खुद से ये पूछो कि जिस समय ये दौर चल रहा था संक्रमण काल, उस दौर में हम अपनी भूमिका, हम अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहे। और ये बात गर्व से क्यों कह पाता हूं मंचों से, क्योंकि मैं कहता हूं कि लोग आपका भाषण नहीं, आचरण फॉलो करते हैं। यही बात सुमित भाई इस बात के गवाह हैं, राहुल गांधी जी से यही बात मैंने कही थी जब मुलाकात हुई थी मेरी। मैंने कहा आप बोल तो बहुत अच्छा रहे हैं संविधान पर, आरक्षण पर और तमाम चीजों पे, लेकिन ना आपके संगठन में नजर आती है ये बात, ना आपके टिकट वितरण में नजर आती है, ना आपके इर्द गिर्द नजर आती है। मेरा काम है कहना, तो जहां जाऊंगा वहां कहूंगा। तो आप लोगों से भी ये बात कह रहा हूं कि उतना ही मंच पे बोला जाए जितना अपने जीवन में किया जाए, तब भी परिवर्तन हो जाएगा। मैं अन्ना हजारे मूवमेंट के समय में हिंदुस्तान पेपर में सीनियर सब एडिटर हुआ करता। ऑफिस में मेरे अलावा सारे लोग अन्ना हजारे आंदोलन से सहमत थे, केवल मैं दूर रहता था। एक दिन संपादक जी ने पूछा मुझसे, नीरज भाई आप क्यों इससे सहमत नहीं हो? तो हमने कहा आप सहमत हो क्या? तो बोले हाँ। तो हमने क्यों, अन्ना हजारे आंदोलन में क्या खास बात है? बोले अरे भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन चल रहा है। तो हमने कहा इसका मतलब आप भ्रष्टाचार के विरोध में हैं? बोले बिल्कुल हैं। तो हमने कहा दीपावली और दशहरे में गिफ्ट कहां से आते हैं बड़े बड़े, ये कमरा कैसे भर जाता है आपका? तो वही देखिए, अब सवाल को मैं लिंक कर रहा हूं। उस समय मेरा सवाल ये था, कहा जा रहा था पूरा देश उसके विरोध में है, भ्रष्टाचार के, कहा गया था ना उस समय पूरा देश भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में लगा है। तो उस समय मेरा जो सवाल था कि अगर सारा देश भ्रष्टाचार के विरोध में था तो भ्रष्टाचार कर कौन रहा? वैसे ही इतने कार्यक्रम पूरे देश में हो रहे हैं, इतनी जगह हम सब लोगों को कार्यक्रमों में बुलाया जाता है, इतने सारे मंचों पर पाखंड विरोध की, अंधविश्वास विरोध की बातें की जाती हैं, तो पर पाखंड और अंधविश्वास कर कौन रहा? जब सारे लोग हो गए। समस्या यह है कि यहां भी है और कथावाचकों के पंडाल में भी है। भाई यहां नहीं लाओगे तो कथावाचकों के पंडाल में ही जाके बैठेंगी महिलाएं, कहीं तो टाइम पास होगा। यहां के प्रवचन सुनवा लो, नहीं तो वहां के सुनेंगी, और वहां के सुनेंगी तो सीहोर वाला बताएगा कि साल भर बच्चे को स्कूल मत भेजो, इलेक्शन के समय में शिवलिंग में बेलपत्री चिपका दो, बच्चा पास हो जाएगा। वही बताता है, मैं नहीं बता रहा। या तो ये सुनवा लो या फिर ये सुनवा लो कि बिना स्कूल जाए बिना बच्चों का भविष्य नहीं संवर सकता। दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो मंदिर की घंटी या स्कूल का घंटा। अब आपको तय करना है कि बच्चे को किस दिशा में ले जाना है। तो जब संविधान की हम बात करते हैं तो एक और बात, चूंकि इलेक्शन से अभी निपटे हैं तो इलेक्शन से उबर नहीं पा रहा हूं। अच्छा वकील, अच्छा पत्रकार, अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता, अच्छा प्रोफेसर, अच्छा बैंकर, कोई हो, सबके लिए सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय केवल राजनीति में छुपा है। जो फेमस हो गया किसी भी विधा से, सबको चुनाव लड़ना है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इलेक्शन का विरोधी नहीं हूं, क्या मैं चाहता हूं कि अच्छे लोग आए, लेकिन 10 लोग अगर फेमस हैं तो 10 में से 9 लड़ना चाह रहे हैं, इस बात का मैं खिलाफ हूं। आप अच्छे एडवोकेट हैं, एडवोकेसी में भी आप राजनीति कर सकते हैं, वहां भी बार एसेशन और तमाम चुनाव होते हैं। आप अच्छे पत्रकार हैं, पत्रकारों की भी लीडरशिप कर सकते हैं, तमाम लोगों को पत्रकार के रूप में आप डेवलप कर सकते हैं। आप प्रोफेसर हैं, आप शिक्षक संघ की राजनीति कर सकते हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सामाजिक परिवर्तन की बात कर सकते हैं। लेकिन नहीं, मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि सत्ता हर ताले की कुंजी है। क्यों? मैं फिर कहता हूं, बाबा साहब ने राजनीति की थी। जिन दो महापुरुषों की आज जयंतियां मना रहे हैं, दोनों ही बराबर के हकदार हैं। जबकि जो अगर बाबा साहब के नजरिए से देखें तो ज्योतिबा फूले ज्यादा सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि उनके गुरु थे। ज्योतिबा फूले ने चुनाव नहीं लड़ा था, बाबा साहब ने चुनाव लड़ा था। इसलिए केवल यह कह देना कि केवल राजनीति से ही परिवर्तन संभव है, यह भी ठीक बात नहीं है। यह अपने आप को सेफ जोन में ले जाने की बात है। फिर मैं कहता हूं कि मकसद क्या है?
बाबा साहब की राजनीति का मकसद क्या था, और आप जो कांसीराम साहब की आड़ में राजनीति को हड़ताले की कुंजी बता रहे हो, उसका मकसद क्या है, कितना सामाजिक बदलाव करना चाहते हो। लेकिन कांसीराम साहब की एक लाइन राजनीति हड़ताले की कुंजी है, क्योंकि इजी है ना, ये 10 साल संघर्ष किया फिर सत्ता में आ गए तो कुछ मलाई मिल जाएगी। लेकिन सामाजिक परिवर्तन की बात में 30-40 साल हो सकता है इसे निपट जाए, तो वो बात करना कठिन है। उन्हीं मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि राजनीति हड़ताले की कुंजी तो है, लेकिन बिना सामाजिक परिवर्तन के अगर राजनीतिक परिवर्तन हुआ तो बहुजनों के किसी काम का नहीं रहेगा। ये भूल जाते हैं क्योंकि ये कठिन रास्ता है, इसमें हो सकता है लंबा संघर्ष हो जाए, हो सकता है 20 साल पूछा जाए, नीरज भाई 20 साल से भाषण दे रहे हो, तुम्हें मिला क्या है? क्योंकि ये मामला कठिन वाला मामला है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं इसी सामाजिक परिवर्तन का हिमायती हूं, और इसी सामाजिक परिवर्तन के बाद असली सामाजिक न्याय लागू किया जा सकता है। बिना सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक न्याय की बात भी बेमानी है। अगर आप पिछली बार हम लोगों ने मंचों से कहा था कि हो सकता है इसी बिहार की जमीन से परिवर्तन की बयार बहे, लेकिन मुझे गर्व है कि इस बार उत्तर प्रदेश ने वो परिवर्तन कर दिया। और क्यों किया? इसको रिसर्च का विषय है, इसकी ज्यादा तह में नहीं जाऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि जो मंचों पे बोला जाए, जो सामाजिक न्याय की बात की जाए, वो आपके टिकट वितरण में दिखाई दे, वो आपके संगठन में दिखाई दे। केवल परिवार से लोगों को डेवलप करने की सोचोगे, कितना भी अच्छा बोल लो, कितना भी भीड़ जुटा लो, कितना भी लहलहा लो, लेकिन वो चीज वोटिंग में बहुत बड़े रूप में परिवर्तित नहीं होगी। इस बार उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने काफी हद तक इस पर संतुलन साधा, तो परिणाम भी ठीक गए। यहां पर जो विपक्ष में थे, मैं भी बड़ी पहले हैरत में था कि गड़बड़ी कहां पर हुई। गड़बड़ी तुरंत निकल के आ गई। 13 टिकट में से 8 टिकट एक ही जाति को दोगे, गड़बड़ी होगी। अच्छा लगे बुरा लगे, फैक्ट यही है। जब सामाजिक न्याय की बात करो तो हिस्सा सबको देना पड़ेगा। केवल मनुवाद को, बीजेपी को, आरएसएस को गाली देने से काम नहीं चलेगा। एकदम क्लियर बात समझ लीजिए। हिस्सा, क्योंकि संविधान ने, सवाल है ना कि संविधान क्यों जरूरी है। संविधान की बदौलत इतनी जागरूकता तो लोगों में आ ही गई है, क्योंकि संविधान की बदौलत हम सब अपना अपना चैनल चला रहे हैं, उसी संविधान की अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत। वही संविधान की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत वीरेंद्र जी जैसे लोगों की हिम्मत पड़ जाती है कि हम जैसे लोगों को कार्यक्रमों में बुला लें, इसलिए संविधान की ज़रूरत है। तो उसी संविधान की बदौलत जो चैनल्स बने, जो सोशल मीडिया पर लोगों ने पैरेलल मीडिया खड़ा किया, उसने लोगों में इतनी जागृति दे दी है कि टॉर्च लगाकर मंच पर अपना हिस्सा जरूर देखो, कि कोई मूर्ख तो नहीं बना रहा है तुम्हें बढ़िया बढ़िया लच्छेदारी बातों में उलझा करके। तो जब लोगों ने अपना हिस्सा ढूंढा, नहीं दिखाई दिया, तो कितना भी अच्छा बोल लो समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं कहता हूं भाषण और आचरण सेम रखो। अगर मैं ये बात बोल पा रहा हूं तो इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी, मैं जैसा हूं वो तो हूं, मेरी पत्नी और बच्चे भी ऐसे ही हैं। मेरी पत्नी, जो तमाम महिलाओं से कहना चाहता हूं कि अम्बेडकरवादी होने का मतलब है आचरण से पवित्र होना, और आचरण का मतलब है कि जो टॉप अप रिचार्ज टीवी सीरियल में देख के शुरू हो गया है, 1 साल का टॉप अप 1 साल पति चलेगा, होने लगा ना 1 साल का टॉप अप। पहले पूरे देश में नहीं होता था, टीवी सीरियल से और शुरू हो गया। 1 साल का रिचार्ज भरो, पति 1 साल चलेगा करवा चौथ में, फिर अगले साल टॉप अप करो, फिर 1 साल चलेगा। तो मैं बिना टॉप अप के जीवित हूं, 5 साल हो गए। हम लोग बिना टॉप अप वाले लोग हैं, धड़ाधड़ चल रहे हैं बढ़िया से, कहीं कोई दिक्कत आई नहीं है अभी तक। तो ये टॉप अप करना बंद करिए। बच्चों को अम्बेडकरवादी बनाना है तो उससे पहले तर्कवादी बनाना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आस्था और अंधविश्वास में क्या बारीक फर्क होता है। हैरत की बात यह है कि इस देश में लोगों को मूर्ख बनाना तो आसान है, यह समझाना मुश्किल है कि मूर्ख बना दिए गए। मूर्ख तो इसलिए बना देते हैं, क्यों? मंचों पे बड़ी बड़ी भाषण हर बार होते हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। लेकिन
झोली वाला बाबा आता है, जुमले सुनाता है, रासल का जाल बिछाता है, जाति का मुखौटा दिखाता और हम फंस जाते हैं। तो रट्टू तोता बनने की बजाय अगर जितने लोग यहाँ बैठे हैं इंडिविजुअल, अगर यही लोग अपने शरीर को पहले शुद्ध कर लें, और शुद्ध कहने का मतलब जो पाखंड की 3 निशानियां हैं, 1, 2 और 3, यही ठीक कर लो पहले, तब तो बाकी और कि पत्नी नहीं मान रही, बच्चे नहीं मान रहे, वो तो बाद में पहले निपटा जाएगा। पहले कम से कम यही तो ठीक कर लो। तो मैं यही सब अनुरोध आप लोगों से लेकर के आया था कि किसी भी महापुरुष को अगर आप देखेंगे तो कोई भी महापुरुष, जितने अपने बहुजन समाज में जिन लोगों की हम जयंतियां मनाते हैं, वो किसी भी एक वजह से फेमस नहीं हुए। सबके बहुआयामी रूप थे। किसी ने सामाजिक सेवा में इस दिशा में काम किया, किसी ने मृत्यु भोज पर काम किया, किसी ने अन्य कुरीतियों पे काम किया, किसी ने इंटरकास्ट मैरिजेस पे काम किया। अगर आप संवैधानिक लोग हैं तो इंटरकास्ट मैरिज से अच्छा मेरे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है जाति व्यवस्था को ध्वस्त करने का, कोई दूसरा तरीका नहीं है। यही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने कहा, और यही जाति पाति तोड़क मंडल बनाकर के संतराम बीए प्रजापति ने कहा। उन्हीं के कार्यक्रम में लाहौर जा रहे थे बाबा साहब, जब नहीं बोल पाए तो उसको जो भाषण था उसको किताब की शक्ल में तब्दील कर दिया। वही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। उसमें एक सबसे अच्छा फॉर्मूला बताया गया है, अंतरजाति विवाह। और अंतरजाति विवाह का मतलब ये वाला नहीं कि भाई IAS हैं, पसंद कर लिया अपना, लव मैरिज हो गई, भाई हमारे बेटे ने तो अंतरजाति विवाह किया है, मजबूरी है, करना पड़ेगा तुमको। वो नहीं, हम समाज को इस लेवल तक लाना चाहते हैं अंतरजाति विवाह में कि कुर्मी समाज का व्यक्ति को अगर मौर्य समाज में यानी कि कोयरी में कोई रिश्ता पसंद आ रहा है, यादव में, वाल्मीकि में, तो अपनी तरफ से रिश्ता लेकर के जाए, जैसे जाता है सामान्य अपनी जाति में। अंतर समझ में आ गया दोनों में कि भाई बड़े बड़े पदों पर लड़के लड़की ने पसंद कर लिया, वो तो करना अभी से क्या कर रहे हो, वो तो पहले से हो रहे हैं, उसमें तुम्हारा कौन सा एहसान है। लेकिन बदलने का मतलब ये है कि आप रिश्ता लेकर के जाना शुरू कर दें। जैसे मेरी भांजी की अभी शादी होनी है, मुझे एक यादव का रिश्ता पसंद आया, मैं लेके गया, नहीं बनी बात वो अलग चीज है, लेकिन इस लेवल तक आना पड़ेगा कि हम रिश्ता लेकर के जाने लगे, वो एक्चुअल में अंतरजाति विवाह होगा। और अंतरजाति विवाह से सोचो कितनी सूरवीर और महान संतान पैदा होती है। शिवाजी सबसे बड़ा उदाहरण है। जीजाबाई जादव कुल से थी और उनके पिताजी शाहजी भोसले कुल से थे, जिनको लोग कुनबी मानते हैं वहां पे महाराष्ट्र में। दोनों से उत्पन्न कितने पहले का अंतरजाति विवाह था। उससे उत्पन्न संतान शिवाजी जैसी वीर हुई, जिसने मनुस्मृति के नियमों को तोड़ते हुए सबसे पहले भास्कर कुलकर्णी का गला अपनी भरी अदालत में काट दिया था, जिसने मनुस्मृति के नियमों को तोड़ते हुए अपने बेटे शाहजी भोसले को तमाम वेदों का अध्ययन करवाया था, जबकि उस समय शूद्रों को मना था ये सब कराना। ये छोटे छोटे सुझाव हैं जिनमें पैसा नहीं लगता। एक और कम खर्च का सुझाव है कि अगर आपके घर में केवल आप अपनी जाति के महापुरुष चस्पा किए हो और अपने आप को बहुजनवादी बताते हो, तो थोड़ा परिवर्तन कर लीजिए, 4-5 महापुरुष बगल में और लगा दीजिए, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। ये कंफ्यूजन पैदा कर दीजिए जब कोई आपके घर में आए कि मानता किसको है। ये जो कंफ्यूजन है, इसी कंफ्यूजन से मनुवादी हिलते हैं। बाकी जाति महासभा बना करके जितना गरजोगे उतना ब्राह्मणवाद को मजबूत करोगे। इसलिए मैं आप लोगों से और अपील करता हूं एक कि अगर किसी भी ऐसे संगठन में हो, जैसे किसी वक्ता ने अभी कहा था ना कि इतनी जातियों को बाबा साहब ने 5-6 जातियों में समेट दिया था, तो उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि शोषक की एक जाति होती है, शोषक की, लेकिन शोषण करने वालों की अनेक जातियां हैं जिनका शोषण हो रहा है। मतलब जो शोषक है उसने एक जाति बना ली अपनी सवर्ण, लेकिन जिनका शोषण हो रहा है वो अनेकों जातियों में बिखरे हुए हैं। तो अगर ये नहीं चाहते हो तो अगर SC/ST एसोसिएशन में हो, OBC एसोसिएशन में हो, किसी बहुजन मूवमेंट में हो, तो जाति के कार्यक्रमों में जाना बंद कर दो, जाति महासभाओं में। अभी भी समाज में ये दोहरा चरित्र है कि हम ST/ST एसोसिएशन में भी हैं, OBC महासभा में भी हैं और जाति महासभा के प्रदेश अधिकारी भी हैं। ये दोनों कंफ्यूजनों की चक्कर में समाज का मटिया मेट हुआ है। कितना बज गया? समय देखना, समय देखना।
तो इसलिए मैं कहता हूं कि आचरण की पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जाति महासभाओं में जा रहे हो तो अपने आप को बहुजनवादी कहना बंद कर दो, क्योंकि अब होता क्या है, जाति महासभाओं को भी बता देता हूं दिक्कत क्या होती है। जब से पहले मैं एक जाति का था, कुर्मी था, फिर मैं ओबीसी हुआ, फिर मैं बहुजन हुआ, अब मैं तर्कवादी हो गया। आप मुझे अर्जकवादी कह लें, तर्कवादी कह लें, अम्बेडकरवादी कह लें, मेरे लिए शब्द ज़्यादा सुटेबल हैं। तो जब मैं बदलते हुए फॉर्म में आया तो मैंने तमाम फेजेस में, मैंने जातिवाद भी पहले खूब किया, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ, तो पाखंडवाद भी खूब किया, इसीलिए तो तुलना ज़्यादा अच्छी कर लेता हूँ। तो जातिवाद जब खूब किया तो मैंने अंतर समझ लिया कि जो लोग रोते हैं आईएएस का रिजल्ट निकलने के बाद या पीसीएस का रिजल्ट निकलने के बाद कि नीरज भाई फिर वो ज़्यादा हो गए। जब से मैं इस बहुजन कॉन्सेप्ट में आया, मैंने किसी भी तथाकथित सत्ता वाले लोगों से मदद मांगना बंद कर दिया। न किसी विधायक, सांसद, मंत्री, मुझे आवश्यकता ही नहीं लगती है। वजह पता क्या है, जब आईएएस, पीसीएस या आईआईटी, एमबीबीएस, नीट की जब लिस्ट निकलती है तो जाति महासभाएं क्या करती हैं, अपनी अपनी जाति के कुलभूषण पैदा करती हैं। हमारी जाति में इतने कुलभूषण हुए तो संख्या रहती है इतनी, कोई थोड़ा ठीक ठाक सक्षम जाति है तो इतनी हो जाएगी, किसी की इतनी रह जाएगी, किसी की इतनी होगी, और उनकी इतनी रहती है। लेकिन जब आप बहुजन लिस्ट बनाते हो बहुजन के आधार पर तो उनकी इतनी होती है और बहुजन की इतनी होती है। जब मैं सचिवालय में घुसता हूं, उत्तर प्रदेश सचिवालय में, तो दूसरे लोग रोना रोते हैं, नीरज भाई हमारे लोग हैं ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए हमारे की परिभाषा प्रजापति है, मौर्य है, यादव है, कुर्मी है, सब अलग अलग लिस्ट बनाए घूमते हैं कि हमारे बोर्ड कितने हैं। लेकिन मेरे लिए बहुजन है तो मैं कहता हूं हमारी इतनी है। किसी भी विभाग में, किसी भी बैंक में, कैनरा बैंक में मैं कह रहा हूं, बहुजन कॉन्सेप्ट के आधार पर आपकी संख्या 100% ज्यादा निकलेगी। किसी भी सचिवालय में, किसी भी ऑफिस में आपकी संख्या 100% ज्यादा निकलेगी, बस आप बहुजन कॉन्सेप्ट के आधार पर काम कर रहे हो तो, वरना तो कम रहनी है। तो आप तय कर लीजिए कि ज्यादा संख्या बल के साथ खड़े होना है या कुलभूषण तैयार करने हैं। और कुलभूषण तैयार करने में एक और तकलीफ होती है, जाग जाओ कुर्मी क्षत्रिय सूरवीरों, जाग जाओ यदुवंश के लोगों, जाग जाओ मौर्यवंशी खानदान के लोगों। तो इसमें होता पता क्या है, जो बेचारा अपने भाई बंधु चौरसिया कोई समाज का व्यक्ति पीछे बैठा होगा या कोई निषाद समाज का व्यक्ति पीछे बैठा होगा, वो कहेगा अच्छा ये गांव में रहने वाली जातियां हैं, जाग गई तो डंडा किसके खिलाफ चलेगा, हमारे ही खिलाफ। अब बेटा इलेक्शन में आना तो हमको बताएंगे, चुनाव तुम्हीं को लड़ना है क्योंकि तुम्हारी संख्या ज्यादा है, जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भी मुझे छलावा लगता है, ना ही क्या करे मर जाए भाई। जिसकी जितनी संख्या वारी में 3-4 जातियों को तो मिल जाता है, बाकी क्या करें, उसका भी कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा ना। तो अब जिसकी जितनी संख्या वारी के आधार पर टिकट मिलना है इन्हीं जातियों को, अब जिसको नहीं मिलना है उसने कहा अच्छा बहुत जागा रहे थे तुम, अब मौका मिला है, अब वोट देंगे हम अपने हिसाब से। तो जाग जाओ के चक्कर में आपका भाई तो नाराज हो गया, वो जाग गए जिनके खिलाफ आपकी लड़ाई है, उन्होंने समझ लिया कि ये जाग रहे हैं, इनको कैसे रोकना है। इसलिए अंतिम शब्दों के साथ बात खत्म करूंगा कि जब इस तरह के बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में आओ तो प्लीज गाड़ी में 5 लोग अगर बैठे हैं तो 5 लोग एक जाति के बैठा करके मत लाओ। गाड़ी में अगर 5 पुरुष हैं तो 1-2 महिलाएं बैठा लो घर की, और घर में अगर एक जाति का महापुरुष चस्पा किए हो तो बदल के 5 कर लो। और अंतर जाति विवाह जितना हो सके उतना कोशिश करो, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का सिस्टम, सीढ़ी अगर लगी हुई है इस दीवार पे, इधर से सीढ़ी हटाओगे तो इधर टिक जाएगी, इधर से हटाओगे तो इधर टिक जाएगी, लेकिन नीचे से हटाओगे तो भरभरा के गिर जाएगी। वर्ण व्यवस्था का सिस्टम इसलिए चल पा रहा है क्योंकि सब कोई अपने कंफर्ट जोन में है। अगर किसी ओबीसी की तथाकथित सक्षम जाति को किसी सवर्ण व्यक्ति ने कहा तुम हमसे नीचे, अच्छा तुमने कहा कि हम तुमसे नीचे, हमने क्या किया, उसको खत्म करने की कोशिश नहीं की और नीचे देखा, तुम हमसे नीचे तो ये हमसे नीचे। फिर जिस नीचे वाले को देखा उसने कहा अच्छा ये हमसे नीचे, और नीचे करते करते जो जाति व्यवस्था का दंश झेलने वाली जातियां हैं वो भी कहते हैं कि ये हमसे नीचे। उनमें भी आपस में रोटी बेटी और शादियों के संबंध नहीं है।
तो जाति व्यवस्था को ओढ़ बिछा कौन रहा है, कौन ढो रहा है, इस चीज का जिस दिन जवाब ढूंढ लोगे उस दिन किसी को गाली देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि सामने उंगली करने से पहले उंगलियां अपनी तरफ करो और अपने से सवाल पूछो, तभी ये सरकारें समझ पाएंगी कि इस देश के लोगों को अब मंदिर का घंटा नहीं, विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी चाहिए। वरना वो लिटमस टेस्ट की तरह टेस्ट करते रहते हैं बीच बीच में कि चाहिए क्या। उन्होंने टेस्ट किया मुंह नोचवा के समय में, आप टेस्ट में पास हुए। उन्होंने टेस्ट किया चोटी कटवा के समय में, आप टेस्ट में पास हुए। फिर सरकार आई उन्हीं की, उन्होंने टेस्ट किया, ताली थाली बजाओ, दिया बुझाओ, सब लग गए अपनी अपनी बालकनी में ताली थाली पीटने। उन्होंने कहा बहुत सही, ठीक चल रहा है मामला, इनको राम मंदिर पकड़ाओ। इनको ना यूनिवर्सिटी की जरूरत, ना विश्वविद्यालय की जरूरत, ना नौकरी की जरूरत। इन्हीं शब्दों के साथ बात खत्म करूंगा। कोशिश ये है कि अच्छे भाषण सुनना सबको ठीक लगता है कि भाई बड़ी अच्छी बातें कह दी। अगर यहां आए हुए 5 लोग ही मेरी बातों पर अमल कर लेते हैं तो मैं मान लूंगा मेरा पटना आना सफल है। क्यों? क्योंकि जब भी मंचों से पूछो कि कौन कौन सामाजिक परिवर्तन करना चाहता है, आप लोगों से पूछता हूं, कौन कौन चाहता है कि सामाजिक परिवर्तन हो? बताइए, हाथ उठाइए, कौन कौन चाहता है? अब इन्हीं लोगों से पूछो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए खुद परिवर्तन कौन करना चाहता है, तो कम हाथ उठेंगे। सामाजिक परिवर्तन के लिए दूसरे मसीहा की राह मत तलाशो, अपने अंदर से ताकत पैदा करो और गांव गली मोहल्ले में जो मीटिंग्स करो उनमें यह ध्यान रखो कि पत्रकार के अलावा कोई भी कार्यक्रम बिना काले कोट वालों के ना हो पाए। काले कोट वाले समझ रहे हो ना? वकील, 5 काले कोट वाले और 5 पत्रकार कैमरा वाले अगर आपके संगठन में हैं तो थाने की छोटी मोटी समस्याओं के लिए माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी को फोन करने की जरूरत नहीं है। बिना माननीयों के ही छोटी मोटी समस्याएं वैसे ही निपट लेंगी। लेकिन सम्मान देना शुरू करिए। हालांकि बहुजन समाज ने अब शुरू कर दिया है। पहले बस 2 ही लोगों को सम्मान दिया जाता था, ब्यूरोक्रेट्स को या नेता को। तो उन लोगों ने तो बहुत चीजें, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया। आज हम जिस धरातल पर खड़े हैं, हमसे पहले वालों ने सब उन्हीं की बदौलत खड़े हैं। लेकिन वक्त के साथ बदलना भी जरूरी है। तो समाज में प्रोफेसर्स को सम्मान दीजिए, पत्रकार को सम्मान दीजिए, वकील को सम्मान दीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको आप मानते हो कि खलियर है, केवल सामाजिक कामों में घूमता है, उसको सबसे ज्यादा सम्मान दीजिए। क्योंकि जो खलियर है वो आपके समाज के लिए फुल टाइमर है। जो खलियर नहीं है वो फुल टाइम क्या देगा? जो खलियर है वही समाज के काम आ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बात खत्म करूंगा कि इसी गलतफहमी में मेरी कौम गूंगी हो गई कि एक मेरे अकेले आवाज उठाने से क्या हो जाए। बहुत सी आवाजें अकेले उठी थी। इस चुनाव ने साबित किया, हम जितने भी भाई यहां मंच पर हैं लगातार ये बात चिल्लाते थे। इनने तो बाद में अडॉप्ट किया राजनीतिक दलों ने। हम लोग लगातार कहते थे कि अपनी पिच पर आओ, अपनी पिच पर आओ, अपनी पिच पर आओ, उनकी पिच पर खेलना बंद करो। इस बार ट्राई मारा गया अपनी पिच पर खेलना, बहुत हद तक परिवर्तन दिखाई दिया। मैं जनता की कमी नहीं मानता, जनता जागरूक है। नेतृत्व अगर उसको ईमानदारी से उसका नेतृत्व करने को तैयार है तो चीजें बदलती हुई दिखाई देंगी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, इनकलाब जिंदाबाद, गुलगुलान जिंदाबाद। धन्यवाद।